दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत ने हर सेक्टर में तेजी से ग्रो किया है। खासतौर पर आईटी सेक्टर में इंडिया ने सबसे लंबी छलांग लगाई है। जीडीपी के मामले में भी भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्दी हमारा देश $5 ट्रिलियन की जीडीपी वाले क्लब में शामिल हो जाएगा। यूँ तो भारत के विकास में सभी राज्यों का योगदान रहा है, लेकिन एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जहाँ के आईटी सेक्टर ने इंडिया को ग्लोबल लेवल पर एक अलग पहचान दिलाई है। एक ऐसा राज्य है जिसने बहुत पहले ही एजुकेशन के महत्व को भांप लिया था। ये एक ऐसा राज्य है जो आज भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों की लिस्ट में टॉप 5 में आ गया है और आज इसकी गिनती भारत के सबसे अमीर राज्यों में की जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कर्नाटक राज्य की, जो एक साउथ इंडियन स्टेट है। आज पर कैपिटा इनकम से लेकर जीडीपी ग्रोथ रेट तक हर मामले में ये राज्य देश के एवरेज लेवल से बेहतर परफॉर्म कर रहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कर्नाटक इतना अमीर कैसे बना? कर्नाटक ना तो देश की राजधानी और ना ही फाइनेंशियल कैपिटल। अंबानी बिरला जैसी कंपनियां भी मुंबई और गुजरात में लोकेटेड है। तो फिर भला कर्नाटक कैसे दिन पर दिन इतना अमीर होता जा रहा है? आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस स्टेट को अमीर बनाने में किन किन फैक्टर्स का योगदान रहा है और साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर कैसे सिर्फ एक बेंगलोर सिटी की वजह से इस पूरे राज्य का काया पलट हो रहा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री। कर्नाटक में आज की सिनेरियो को समझने से पहले इसके इतिहास के बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। लंबे समय तक कर्नाटक नाम का कोई स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता था, बल्कि ये पूरा एरिया तो स्टेट ऑफ मैसूर प्रेसिडेंसी के अंदर आता था। साल 1900 में यहाँ पर महाराजा कृष्ण राजा वादियार फोर्थ रूल कर रहे थे। ये राजा अन्य राजाओं की तरह रूढ़िवादी सोच के नहीं थे, बल्कि ये तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन को खूब प्रमोट किया करते थे। अपने टाइम पर इन्होंने डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स चलाए और यहाँ तक कि इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी अपने स्टेट में वो कराते थे। इन्होंने साल 1913 में ही अपने राज्य में एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया था, जबकि भारत में सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा का नियम 2009 में लागू किया गया था। इसी से पता चलता है कि इस राज्य की सोच कितनी एडवांस थी। साल 1951 में देश के आजाद होने के 4 साल बाद जब देश में लिटरेसी रेट 18% था, उस समय मैसूर का लिटरेसी रेट 43% था। लोग जैसे जैसे शिक्षित हो रहे थे, वो आमदनी की नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे थे। इसी ने इन्हें स्किल्ड लेबर के कैटेगरी में सबसे अलग खड़ा कर दिया। लोगों ने कर्नाटक में इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगानी शुरू कर दी। सरकार को भी कर्नाटक के लोगों में एक कुशलता दिखाई दे रही थी। इसलिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीफोन इंडस्ट्रीज और BHEL जैसी कंपनीज यहाँ पर स्थापित हुई। 1 नवंबर साल 1956 को ऑफिशियल स्टेट ऑफ मैसूर को एक राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में साल 1973 में इस राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। जिस टाइम पर भारत के अन्य राज्यों में खेती बाड़ी को बढ़ावा दिया जा रहा था, उस टाइम पर कर्नाटक राज्य विकास की ओर अग्रसर था। आजादी के बाद से ही यहाँ पर एयरप्लेन इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स, मशीन टूल्स, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम और इलेक्ट्रॉनिक बायोटेक्नोलॉजी के कंपोनेंट्स बनाने की शुरुआत हुई थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन कर्नाटक में आजादी से पहले ही एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। साल 1936 में मैसूर में पहली पेपर मिल्स की स्थापना भद्रावती इलाके में हो गई थी। धीरे धीरे यहाँ पर और मिल लगाई जाने लगी। आज कर्नाटक भारत का 4th लार्जेस्ट पेपर प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया। हर साल 3.6 लाख टन से ज्यादा कागज का उत्पादन ये राज्य करता है। कर्नाटक साउथ इंडिया का पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर आयरन और स्टील की फैक्ट्री लगाई गई थी और इसका क्रेडिट सर M विश्वेश्वरैया को दिया जाता है। 1939 में कर्नाटक में सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई थी। आज भारत में 8% सीमेंट का उत्पादन अकेला कर्नाटक राज्य करता है। सालाना 121 लाख टन से ज्यादा सीमेंट कर्नाटक राज्य प्रोड्यूस कर रहा है। कर्नाटक के दावनगेरे शहर को मैनचेस्टर ऑफ कर्नाटक कहा जाता है। यहाँ पर कॉटन और अन्य टेक्सटाइल की 50 से ज्यादा मिल स्थापित है। सालाना 5 मिलियन टन से ज्यादा कपड़े का उत्पादन कर्नाटक राज्य कर रहा है। इतना जानने के बाद शायद आप सोच रहे होंगे कि कर्नाटक में खेती बाड़ी नहीं होती होगी, है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खेती बाड़ी के मामले में भी कर्नाटक राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शुमार है। एग्रीकल्चर सेक्टर इस राज्य की जीडीपी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। राज्य के 1.23 करोड़ हेक्टेयर लैंड पर खेती बाड़ी की जाती है। भारत की 70% कॉफी का उत्पादन केवल कर्नाटक में किया जाता है। बीते साल 2.33 लाख मैट्रिक टन कॉफी का उत्पादन कर्नाटक ने किया था। इसके अलावा राबी फसलों में जौ, गेहूं, सरसों, तिल और मटर की खेती यहाँ होती है। तो वहीं खरीफ फसलों में चावल, मक्का, बाजरा, मूंग दाल, लाल मिर्च, मूंगफली, कपास, गन्ना, सोयाबीन और हल्दी आदि शामिल है। कर्नाटक में पाई जाने वाली चंदन की लकड़ी देश विदेश में प्रसिद्ध है। राज्य में कृषि भाग्य स्कीम जैसी योजनाओं से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। कर्नाटक इन कंपैरिजन टू इंडिया। दोस्तों, आज अगर कर्नाटक की तुलना देश के नेशनल स्टेट से की जाए तो समझ में आता है कि ये राज्य कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। कर्नाटक की टोटल जीडीपी फिलहाल $260 बिलियन के आसपास है और देश की जीडीपी में इसका योगदान 8% का है। पर कैपिटा इनकम की बात करें तो यहाँ रहने वाले लोग सालाना 3 लाख से ज्यादा की कमाई कर रहे हैं, जो देश की नेशनल एवरेज से डबल है। FDI के मामले में आज कर्नाटक सबसे आगे नजर आता है। यहाँ तक कि इसने देश के सबसे अमीर राज्य महाराष्ट्र को भी पीछे छोड़ दिया है। बीते साल इस राज्य में $22 बिलियन का विदेशी निवेश आया था, जो टोटल नेशनल FDI का 37% है। भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट जहाँ 4% के
आसपास है, तो वहीं कर्नाटक में बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% है। जीडीपी ग्रोथ के मामले में भी ये राज्य काफी आगे है। आज भारत जहां 6 से 7% की दर से ग्रो कर रहा है, वहीं ये राज्य 8% से ज्यादा की ग्रोथ रेट से विकास कर रहा है। आपको जान के हैरानी होगी कि साल 1993 से 2014 तक भारत की एवरेज ग्रोथ रेट 7.93% रही थी, तो वहीं कर्नाटक के राज्य बेंगलुरु की ग्रोथ रेट 20% से भी ज्यादा रही थी। अब बेंगलुरु का नाम आ ही गया, तो चलिए इस शहर के बारे में भी बात कर लेते हैं। बेंगलुरु सिटी बिकेम अ बून फॉर कर्नाटका। दोस्तों, अगर ये एक शहर ना होता तो शायद आज कर्नाटक इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता और न ही इसकी गिनती देश के सबसे अमीर राज्यों में की जाती। बेंगलुरु सही मायने में कर्नाटक के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है और ये शहर अपनी सॉफ्टवेयर और IT इंडस्ट्री के लिए न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका है। भारत के टोटल IT एक्सपोर्ट्स में से 40% योगदान सिर्फ बेंगलुरु शहर का है। बेंगलुरु ने यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी मेहनत भी की है। IT इंडस्ट्री के बारे में भले ही 21st सेंचुरी में लोगों को अच्छे से पता चला, लेकिन बेंगलुरु में इस इंडस्ट्री की शुरुआत 1990 से पहले हो गई थी। साल 1985 में अमेरिका की टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी ने बेंगलोर में अपना पहला रीजनल ऑफिस सेटअप किया था। ये कंपनी कैलकुलेटर्स, माइक्रोचिप्स और वीडियो गेम्स बनाया करती थी और इसका योगदान राजीव गांधी की नीतियों को दिया जाता है। राजीव गांधी जी ने इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव कर कॉर्पोरेट टैक्सेस कम कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि IT और सॉफ्टवेयर कंपनियों पर सरकार का कंट्रोल कम रहेगा। उन्होंने कस्टम ड्यूटी को 135% से घटाकर 60% कर दिया था, जिससे बड़ी संख्या में इन्वेस्टर्स ने बेंगलोर का रुख किया और ये सब कुछ राजीव गांधी ने 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले ही कर दिया था। इन नीतियों में बदलाव की वजह से इन्फोसिस, TCS और न जाने कितनी ही कंपनियों ने बेंगलोर में अपनी कंपनियां स्थापित की। इसके बाद बेंगलोर ने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। रिजल्ट ये रहा कि साल 1991 में बेंगलोर का टोटल सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स सिर्फ 16 करोड़ था। शहर में 13 IT फर्म्स थी और 2000 से भी कम एम्प्लॉयज थे, लेकिन आज इस शहर में 67,000 से भी ज्यादा छोटी बड़ी IT फर्म्स मौजूद हैं। शहर में 3 बड़े IT पार्क्स बने हुए हैं। आप जितनी भी बड़ी कंपनियों के नाम जानते हैं, उन सभी के ऑफिसेज इस शहर में देखने को मिल जाएंगे। 40 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयज सिर्फ IT सेक्टर में काम कर रहे हैं और प्रेजेंट टाइम में शहर का टोटल IT एक्सपोर्ट्स 6.3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है। ये अमाउंट बिहार और ओडिशा जैसे राज्यों की GDP से भी ज्यादा है। आज बेंगलोर को स्टार्ट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। स्टार्टअप के मामले में ये शहर बेस्ट माना जाता है। फ्लिपकार्ट और बायजूस जैसे स्टार्टअप्स को भी इस शहर ने एक नई पहचान दी थी। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में भी इसे फर्स्ट रैंक मिली थी। बेंगलोर आज सिर्फ सिलिकॉन वैली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसे एरोनॉटिक्स कैपिटल, ऑटोमोटिव कैपिटल, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, स्पेस रिसर्च कैपिटल, बायोटेक्नोलॉजी कैपिटल, स्किल्ड वर्कर कैपिटल जैसे नामों से भी जाना जाता है। कुल मिला के देखा जाए तो कर्नाटक को अमीर बनाने में इस शहर ने सबसे अहम रोल प्ले किया है। अदर फैक्टर्स दोस्तों, आज के समय में इसरो, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जैसे तमाम संस्थान कर्नाटक में ही लोकेटेड है। देश में सबसे ज्यादा R&D सेंटर्स भी कर्नाटक में ही बने हुए हैं और जिस राज्य में रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा वहाँ की तरक्की होना स्वाभाविक है। कर्नाटक का इंफ्रास्ट्रक्चर आज सबसे बेस्ट माना जाता है। खासतौर पर बेंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से की जाती है। कर्नाटक के मैंगलोर शहर में ऑयल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड भी मौजूद है। साथ ही कर्नाटक राज्य बड़े पैमाने पर बिजली का भी उत्पादन करता है। 30,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली का उत्पादन ये राज्य करता है। टूरिज्म सेक्टर में भी ये राज्य तेजी से विकास कर रहा है। हर साल 8 से 10 मिलियन सैलानी इस राज्य की खूबसूरती का दीदार करने के लिए आते हैं। मैसूर शहर अपनी ऐतिहासिक धरोहर के लिए विख्यात है। हम्पी, पट्टादकल और वेस्टर्न घाट्स जैसी यूनेस्को हेरिटेज साइट्स इस राज्य में मौजूद है। मैंगलोर के खूबसूरत समुद्री तट, कूर्ग के हिल स्टेशन के अलावा कई बायोडाइवर्सिटी पार्क और नेशनल पार्क भी इस राज्य में मौजूद है। 35 से ज्यादा वाटरफॉल कर्नाटक राज्य में है। रिचेस्ट पॉलिटिशियंस दोस्तों, कर्नाटक के पॉलिटिशियंस पूरे देश में सबसे अमीर पॉलिटिशियंस माने जाते हैं। देश के टॉप 20 सबसे अमीर विधायकों में से 12 विधायक सिर्फ इसी राज्य के थे। DK शिव कुमार और यूसुफ शरीफ जैसे विधायकों की संपत्ति तो 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। आखिरी बार जब कर्नाटक में चुनाव हुए थे तो 32 MLAs ने अपनी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा की बताई थी। कर्नाटक में विधायकों की एवरेज संपत्ति 64 करोड़ की गई थी, जो देश के अन्य किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे अधिक है। असल में कर्नाटक के जितने भी राजनेता हैं वो सभी रियल एस्टेट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बिजनेसेस में शामिल हैं। यही वजह है कि यहाँ के राजनेता इतने अमीर हैं। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स में कर्नाटक के बेंगलोर शहर को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का दर्जा दिया गया है और बताया गया है कि 2035 तक ये ताज बेंगलोर के नाम बरकरार रहेगा। असल में कर्नाटक राज्य का मौसम काफी अच्छा माना जाता है। क्लाइमेटिकली और जियोग्राफिकली एक बेस्ट लोकेशन मानी जाती है। आजादी के टाइम पर देश के ज्यादातर राज्यों में हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे थे। उस दौर में कर्नाटक राज्य सभी दंगों से अछूता रहा था। कर्नाटक के लोग को शांत स्वभाव का माना जाता था। हालांकि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर काफी गंदी पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। कई राजनेता राज्य के लोगों को बाहरी लोगों के खिलाफ भड़का रहे हैं। लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर काफी इशू क्रिएट किया जा रहा है। अगर वास्तव में कर्नाटक को एक वर्ल्ड क्लास स्टेट बनना है तो इन सभी चीजों से इसे बचने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कर्नाटक राज्य
राज्य के बारे में पूरी केस स्टडी। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि आखिर ये राज्य इतना अमीर और समृद्ध कैसे बना। अगर आप कभी कर्नाटक गए हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये राज्य कैसा लगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।